गांदरबल के आतंकी हमले ने ये साफ कर दिया है कि जो हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड है उसमें कई गैप्स हैं और इन गैप्स के बारे में जो आतंकवादी हैं उन्हें भी अच्छी तरह से मालूम है। यही नहीं, सवाल अब जो है वो डिप्लॉयमेंट्स को भी लेकर उठाए जा रहे हैं और किस तरह से जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड है वो रिएक्ट करता है जब कोई हमला होता है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली ये भी पूछ रही है कि क्या वजह है कि एजेंसीज जो हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं है, उनके पैटर्न्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं है, उनका जो आपस में तालमेल है वो नहीं है। खास करके आर्मी के डिप्लॉयमेंट्स को लेकर जो जम्मू में है और जो कश्मीर में है वो इकट्ठा एक कोहेसिव मैनर में क्यों काम नहीं कर पा रही हैं और ये जो गैप्स हैं वो क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ में इन्फिल्ट्रेशन जो है वो जहां एक तरफ बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ लोकल मिलिटेंसी के भी कई किस्से जो हैं वो सामने आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम चर्चा करेंगे इन सभी अहम मुद्दों की और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या जो गांदरबल में हमला हुआ उसका कोई रिश्ता था जो बलूचिस्तान में हुआ अक्टूबर 10 को। क्या वो जो ये दो इंसिडेंट हैं वो अलग हैं या फिर इन दोनों के बीच में कोई तार जो हैं वो जुड़ते हैं। बलूचिस्तान में 21 लेबरर्स यानी 21 श्रमिक जो हैं वो मारे गए थे 10 अक्टूबर को। तो ये बात जो है वो अब सरकार में भी इसकी बात जो है वो सुगबुगाहट है और इसके ऊपर जो है वो विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा है। साथ में चर्चा नीता के रडार पर सज्जाद गुल के बारे में भी करेंगे जो द रेजिस्टेंट फ्रंट का सरगना है। वो कहाँ पर है और वो पाकिस्तान में रहकर किस तरह से ये इतने सारे हमलों को अंजाम दे रहा है और सबसे अहम मुद्दा कि लोकल मिलिटेंसी क्यों जो है वो बढ़ रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। दरअसल अक्टूबर 10 को पाकिस्तान के साउथ वेस्ट रीजन में 20 माइनर्स यानी जो वहां पर काम करते थे, माइनिंग एरिया में जो काम करते थे वो मारे गए थे और 7 लोग जो थे वो इंजर्ड हुए थे। ये जो इंसिडेंट है ये दुकी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो पाकिस्तान का साउथ वेस्ट रीजन है वहां पर एक दुकी डिस्ट्रिक्ट नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये लोग जो हैं वो मारे गए थे। जब जांच हुई तब सामने आया कि जो अटैकर्स थे उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन्स, रॉकेट्स और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया था। दुकी और जो बलोच एरिया है और जो पश्तून एरिया है, दरअसल ये पहले जो था वो अफगानिस्तान को बिलोंग करता था, लेकिन हाल फिलहाल में ये पाकिस्तान के अंडर है और यहाँ पर जो अनरेस्ट है वो कई समय से जो है वो वहां पर चल रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो यहाँ पर एक मूवमेंट भी चला रही है। ये एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं क्या इन दोनों जो ये किलिंग्स हुई हैं जो बलूचिस्तान के डूकी एरिया में हुई और जो गांदरबल के एरिया में हुई, क्या इनके बीच में कोई रिश्ता है या नहीं है। कुछ हम एक पहले क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं। जो डूकी एरिया में जब 10 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुआ तो उससे ठीक 3 दिन पहले 2 चाइनीज वर्कर्स जो पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी जो एक और कोल पावर्ड पावर प्लांट है और ये जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान और चाइना का, तो 2 चाइनीज वर्कर्स जो हैं वो वहां पर मारे गए थे। इस इंसिडेंट की जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है वो जिम्मेदारी भी ली थी। जब इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ट्वीट कर इस इंसिडेंट के ऊपर खेद भी जताया था और बोला था कि वो पाकिस्तान और साथ में चाइना के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में जो है वो उनका ध्यान रखेंगे। ये उन्होंने ट्वीट कर ये कहा था। तभी जो ये इंसिडेंट है ये गांदरबल में भी हो गया 10 दिन के आसपास, जो ये गांदरबल में भी हुआ। तो जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF, जो एक और आतंकी संगठन है, उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसका ये कहना था कि जो गांदरबल में इंसिडेंट हुआ है वो इसलिए करवाया गया है ताकि जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हैं ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, भारत के ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ, वो ना हो और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए ये जो इंसिडेंट है करवाया गया था। तो इनके बीच में कोई रिश्ता है कि नहीं है, इसके ऊपर अभी जो है हमारी एजेंसी जो है वो काम कर रही है। बहरहाल भारत सरकार का कहना है कि अभी तक कोई कनेक्शन जो है वो सामने नहीं आया है बलोच
और फाटा एरिया में क्या हो रहा है इसके ऊपर पाकिस्तान का कोई जोर नहीं है। पाकिस्तान जो है वो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। बहरहाल हमारी जांच एजेंसी जो है गांदरबल के बारे में कह रही हैं कि वो इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही हैं, और अगर कोई रिश्ता है बलोच में जो माइनर्स मारे गए और यहाँ पर जो श्रमी या लेबरर जो मारे गए, इनके बीच में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम गांदरबल में आतंकी जो हमला हुआ है उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। अब लगभग 8-9 दिन हो चले हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ज्यादा जानकारी जो है सुरक्षा एजेंसीज के हाथ में नहीं लगी है। सिर्फ ये पता चल पाया है कि इस इंसिडेंट में 3 से 4 आतंकी जो थे वो शामिल थे। अब सामने आ रहा है कि 2 जो थे वो फॉरेन टेररिस्ट थे और जो 2 थे वो लोकल टेररिस्ट थे। यहाँ पर एक दिलचस्प कहानी जुड़ती है जुनेद रमजान की, जो टीआरएफ अगेन द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक गुर्गा है। ये 21-22 साल का है और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। वहां के पुलिस वालों का कहना है कि वो 1.5 साल से यानी जुलाई 2023 से गायब हुआ था, और दूसरी बार जब वो देखा गया तब वो इस हमले के दौरान देखा गया था। सीसीटीवी में उसकी फुटेज जो है वो कैप्चर हुई थी। तब ये सामने आया था बाबा हमास नाम का एक और जो एक कमांडर है वो इसको कंट्रोल कर रहा है और उसके जरिए ये जो अटैक है वो करवाया गया था। लेकिन जो हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है, जो इस तरह की चीजों के ऊपर निगरानी रखते हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल जो टीआरएफ है उसके पीछे सज्जाद गुल जो है वो इस हमले के पीछे है। सज्जाद गुल कौन है, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शेख सज्जाद गुल जो है वो जम्मू कश्मीर के नवा शहर श्रीनगर इलाके का रहने वाला है। 1996 में उसने बीएससी डिग्री कॉलेज से लाल चौक से जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद उसने एमबीए परस्यू करने वो बैंगलोर चला गया था। वहां पे बताया जाता है कि उसके जो कनेक्शंस हैं तहरीक मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से हुए। 2002 में वो दिल्ली में एक हवाला रैकेट में पकड़ा गया और उसके बाद वो तिहाड़ में जो था वो बंद रहा था। वहां पे उसने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो टेररिज्म में किया, ये बताया जाता है। तिहाड़ में वो संपर्क में आया कई लश्कर के मिलिटेंट्स के साथ भी। 2005 में फिर उसे श्रीनगर जेल में भेज दिया गया, यहाँ से दिल्ली से वो ट्रांसफर हो गया तिहाड़ जेल से। तब जब वो रिलीज हुआ 1 साल बाद यानी 2006 में, तब से 2006 से लेके 2017 तक वो सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में भी रहा था। लेकिन 2017 में उसके पास एक फेक पासपोर्ट आ गया। उसने जम्मू से एक अपना फेक पासपोर्ट जो है वो हासिल कर लिया और उस फेक पासपोर्ट के जरिए जो है वो वाघा के जरिए पाकिस्तान चला गया। तब से वो वहां से इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उनको अंजाम दे रहा है। छोटे छोटे कमांडर्स जो हैं उनके जरिए वो इस तरह के इंसिडेंट्स को जो है वो कमांड दे रहा है। बाबा हमास भी उसी का गुर्गा जो है वो बताया जाता है। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, 5 जनवरी 2023 में उसने टीआरएफ को बैन कर दिया था और जो शेख सज्जाद गुल है उसे भी एक इंडिविजुअल टेररिस्ट करार दे दिया था। फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसके खिलाफ मामले जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और 10 लाख का उसके ऊपर इनाम है। तो एक लोकल कनेक्शन जो है वो गांदरबल के अटैक से सीधा सीधा जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं बोटा पथरी की। जो बोटा पथरी में एक अटैक हुआ कॉन्वॉय के ऊपर, आर्मी का कॉन्वॉय था। इसमें सामने आया कि जो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही हैं वो रिस्पॉन्सिबल थी। दरअसल आतंकी जो हैं वो आए और उन्होंने हमला किया, क्योंकि आर्मी के जो व्हीकल्स हैं वो इजी टारगेट हैं और आजकल जो उनका एक नया ट्रेंड देखने को मिला है वो राइट साइड से व्हीकल के ऊपर टारगेट करते हैं ताकि जो ड्राइवर है उस पर निशाना बनाया जा सके। अगर ड्राइवर पे निशाना बनाया जाता है तो जो व्हीकल है उसकी मूवमेंट जो है कंट्रोल में नहीं रहती, जिसके चलते हादसा जो है वो बड़ा हो जाता है और वो ग्रेनेड या फिर कहीं रॉकेट लॉन्चर से वो अटैक को मैग्नीफाई भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जांच में जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो ग्राउंड पर, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हो या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रुप साउथ ऑफ पीर पंजाल यानी पुंछ और बाबा रेशी के इलाके में ऑपरेट कर रहा था वो यहाँ पर आ गया हो, गुलमर्ग की साइड आ गया हो और उसने यहाँ पर इस अटैक को अंजाम जो है वो दिया।
तो दोनों ही रूपों में या फिर कहें दोनों ही कंडीशंस में जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऊपर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बलूनिंग इफेक्ट है। जो मेरे को सिक्योरिटी ऑफिसर समझाते हैं उनका कहना है कि अगर आप ग्रिप जो है एक साइड टाइट कर दें तो दूसरी तरफ जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या सवाल उठ रहे हैं? सवाल ये उठ रहे हैं कि क्यों हमारे सुरक्षा बलों के पास हार्ड इंटेलिजेंस नहीं है जिसके तहत वो ऑपरेशंस जो हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। साथ में नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इनिशिएट किए गए ऑपरेशंस हैं उनमें क्यों कमी देखने को मिल रही है पिछले 1-1.5 साल में। और साथ में ऐसा भी क्यों हो रहा है कि जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनके नंबर्स जो हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, उनका जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 2 साल पहले तक कहते थे कि लोकल मिलिटेंसी जो है वो कम हुई है, फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो पिछले 1-1.5 साल में लगभग 100 का फिगर जो है वो पार कर चुके हैं। और ये जो 100 टेररिस्ट है फॉरेन हार्डकोर बैटल हार्डन टेररिस्ट हैं, ये अपर रीचेस में बैठे हुए हैं। अपर रीचेस में क्योंकि नेचुरल केव्स हैं तो उन्हें आराम से छुपने की जगह भी मिल जाती है। ये लोग गुज्जर और बकरवाल के साथ जो हैं घूमते फिरते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करना भी आसान नहीं होता है। और साथ में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये आ रहा है कि जो गुज्जर बकरवाल पहले जो जांच थी या फिर इंफॉर्मेशन थी वो फोर्सेस के साथ शेयर करते थे, आजकल जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इन लोगों को इजी छुपने की जगह भी जो है वो मिल रही है। ऑफिसर्स ये भी कहते हैं कि पहले भी इस तरह के हमले जो हैं वो होते थे, लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास हार्ड इंटेलिजेंस जो है पहले 10 दिन के अंदर जो अटैक के होने के 10 दिन के अंदर क्योंकि मिल जाती थी, इसके बाद वो काउंटर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर देते थे, जिसके चलते जो आतंकी थे वो मारे जाते थे। लेकिन क्योंकि आजकल गैप्स इतने ज्यादा हैं ग्रिड में भी और डिप्लॉयमेंट्स में भी, जिसके चलते जो है ना ऑपरेशन हो पा रहे हैं और इसका फायदा जो है वो पाकिस्तान भी उठा रहा है और उसके भेजे गए आतंकी भी उठा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर को एक थिएटर की तरह देखता है और वो अपने जो डिप्लॉयमेंट्स हैं या फिर क्या अपने लोगों को आतंकियों को उस हिसाब से भेजता है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, जो आर्मी जो इन एरियाज को मॉनिटर करती है या फिर इनको यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती है, वो जो है वो डिवाइड है, सेक्टर वाइज डिवाइडेड है। यानी साउथ ऑफ पीर पंजाल की तरफ एक बटालियन है और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा कोर है और एक तरफ दूसरा कोर है। तो ये 15 और 16 कोर का जो डिफरेंस है वो एविडेंट है। और बलूनिंग इफेक्ट के चलते, क्योंकि कभी जब इधर जो है वो गश्त ज्यादा होती है साउथ ऑफ पीर पंजाल में, तो वो लोग नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल में आ जाते हैं, क्योंकि वो 1 साल से यहाँ पर घूम रहे हैं तो उन्हें एरिया जो है उनको एरिया के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी है कि कहाँ पर कौन सा पास है, कौन सा नेचुरल केव है। तो इसके बारे में भी उन्हें अब अच्छी तरह से जो जानकारियां हैं वो मिल गई हैं। साथ में लोकल्स का कहना है कि जो आर्मी जो पहले एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस करती थी वो डीप इनसाइड जंगल्स करती थी, लेकिन आजकल जो उनकी एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस हैं वो हाईवेज तक ही रहकर जो है वो रुक गई हैं, जिसके चलते वो डीप इनसाइड जंगल्स नहीं जाती है। और ये वजह है कि ये आतंकियों को छुपने के लिए आसान जगहें जो हैं वो मिल जाती है। तो इसके ऊपर भी सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ग्रुप्स हैं आर्मी जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो मॉनिटर करते हैं इस तरह की मूवमेंट्स को, उनका कहना है कि दिवाली से पहले जो नॉन माइग्रेंट्स को हमेशा से, अगर आप पिछले 4-5 साल का डेटा निकाल लें तो इस तरह से नॉन माइग्रेंट्स को टारगेट जो है वो किया जाता रहा है। और क्योंकि माइग्रेंट्स जो हैं वो नवंबर शुरू होने पर अपने अपने घर भी चले जाते हैं, तो ऐसे में ना जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है उनको भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब एप्पल सीजन होता है, एप्पल सीजन में उन्हें जो बाहर के लोग हैं उनकी ज़रूरत होती है लेबर के तौर पर, तो वो लेबर के तौर पर उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है तो वो भी लोग घर चले जाते हैं। तो दोनों ही पक्षों को ये बात भी सूट करती है, वो ज्यादा आवाज नहीं उठाते हैं। आर्मी भी क्योंकि गश्त जो है वो अपनी धीरे कर देती है, क्योंकि जो अपर रीचेस हैं, पासेस जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो तरह तरह के जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो एक पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बलों की जो गैप्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और साथ में जो लोग वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो प्रोफेशनलिज्म है
वो हार्डकोर इंटेलिजेंस ही जो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं, प्रोफेशनल लोग जो हैं, ना कि जो इस तरह की गुटबाजी होती है जो अक्सर हमें आजकल एजेंसियों के बीच में देखने को मिल रही है, या फिर आर्मी की एक एटीट्यूड में देखने को मिल रही है जिसके चलते 15 और 16 कोर के बीच में डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं। तो जो ये वैक्यूम है उसे लेकर जो ये आतंकी हैं उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। साथ में जो लॉन्च पैड्स हैं, क्योंकि अभी ये किस्सा जो है वो अभी बोटा पथरी के बाद कह रहे हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स और भी हो सकते हैं। जो इंटेलिजेंस है वो ये भी बताती है कि लॉन्च पैड्स में बहुत सारे और आतंकी भी बैठे हुए हैं जो इन्फिल्ट्रेट करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को उसने सख्त हिदायत दी है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, एलओसी हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो, उन पर अपनी निगरानी जो है वो तेज करे। बहरहाल जो एक लिंक है बलोच का और गांदरबल का, उसके बारे में भी अभी तफ्तीश जो है वो चल रही है, और साथ में बोटा पथरी और साथ में जो गांदरबल में अटैक हुआ उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी जो है वो निकल कर सामने नहीं आई है। मतलब क्लियर कट ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन लोग थे, उनका क्या हुआ। तो जिस तरह से वो आते हैं, अटैक करते हैं और एस्केप कर लेते हैं, उसे लेकर भी दिल्ली जो है वो सवाल वहां पे ऑपरेट करने वाली एजेंसियों से पूछ रही है। और इस बीच ये भी खबर आई है कि अखनूर में भी एक आर्मी के ट्रक को जो है आतंकियों ने अटैक किया। हालांकि क्योंकि अब फौज जो है थोड़ी सतर्क है, जिसके चलते उन्होंने उस पर काउंटर फायर किया और आतंकी जो है वो वहां से जो है डिस्पर्स हो गए। हालांकि अभी उस एरिया में जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। तो इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। उन सभी ऑपरेशंस के बारे में क्या क्या बातें हुई, कौन उसका मास्टरमाइंड है, इस सब की जानकारी हम आपको नीता के रडार पर शेयर करते रहेंगे। लेकिन आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।